Hello students, welcome to the class of Geography and Hub of Humanities at the rate by Manish sir। और आप लोगों के CUT एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और हम लोग CUT की प्रिपरेशन के लिए भी एक तरह से अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाएंगे उस तरफ। और सेकंड थिंग, हम लोग जो अपने क्वेश्चंस हैं, अपने टॉपिक्स हैं, उनको अब उसी तरीके से क्लियर करना शुरू करेंगे हर चैप्टर में। अभी तक आप लोगों को जो भी प्रिपरेशन करवाई गई थी उसमें मैंने आपके टॉपिक्स जो थे वो लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस और बेसिक क्वेश्चंस के तौर पे करवाई थी। लेकिन अब CUT में रीजनिंग और रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जहां पर मैं आपको हर टॉपिक को क्लियर करके और उसके अंदर बताऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, हाउ टू एलिमिनेट द क्वेश्चंस एंड हाउ टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम दैट चॉइसेस गिवन टू यू। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप। हमें से बहुत सारे बच्चे जिनको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है फर्स्ट क्लास से ही, सॉरी 11th क्लास से ही, तो हम लोग 12th क्लास में स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दूंगा 2 मिनट्स का, जिससे हम इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियरिटी और मिलना शुरू होगी। और यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी में जो सबसे पहला देखो, व्हाट यू मीन बाय ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मीन्स जियो मीन्स लैंड, द स्टडी ऑफ अर्थ। जहाँ पर हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के रिसोर्सेज को या उन सब चीज़ों को। देखिए ज्योग्राफी में एक स्कोप जो है वो खाली लैंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। उसके अंदर आप ये देख करके चलिए कि वहाँ पर आपकी इकोनॉमिक्स भी काउंट होती है, आपकी हिस्ट्री भी काउंट होती है, आपकी पॉलिटिकल साइंस भी काउंट होती है। जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था जियो पॉलिटिकल और वाटर रिसोर्सेज। आप सोचिए ज्योग्राफी इज ऑल्सो रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी इज ऑल्सो रिलेटेड टू physics, geography is also related to chemistry, and geography is also related to history also। हम लोग जब इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो इसकी वास्टनेस बहुत ज़्यादा है और हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे जो अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी कर सकते थे। बट वी डोंट हैव अ सिंगल सब्जेक्ट जिसमें हम अर्थ के इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते थे। तो इसीलिए हमने एक सब्जेक्ट इसको तैयार करा ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में इसका नेचर, नेचर मीन्स व्हाट वी गेट फ्रॉम द नेचर, यानी हमारे को जो भी इस एनवायरनमेंट में मिलता है वो, और इसका पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा, वो स्कोप, दोनों चीजें हमें देखनी है। देखिए ज्योग्राफी में वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन चैप्टर में जो हमारे को समझने वाली चीज है और जो और क्लैरिटी देगा हमारे टॉपिक्स में, दैट इज द रीच ऑफ ज्योग्राफी एंड एक्सटेंसिव फिनोमेना ओवर द स्पेस ऑफ टाइम। हम ज्योग्राफी को जब स्टडी करना शुरू करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली हिस्ट्री में जाना शुरू करते हो। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे फ्यूचर को भी डिसाइड करने के लिए एक तरह से मदद करेगा, बिकॉज दिस इज अवर मदर अर्थ एंड वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग इट। और वो मदर अर्थ के ऊपर जो नुकसान होना शुरू हुआ है वो हमें दिखना शुरू हुआ है। और हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कैसे इन चीज़ों को ठीक करके हम अपनी जो पुरानी मिस्टेक्स हम लोगों ने करी, जो हमें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स था, वहाँ से हम लोग कैसे धीरे धीरे पहुँचना शुरू हुए ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर पे, और फिर हमें किस तरीके से न्यू, एक जिसे कहते हैं एक स्टेप लेना पड़ेगा। और न्यू जो स्टेप होता है यानी नया, वो एक, ना तो आप ये सोच के चलिए कि वो पॉसिबिलिटीज होंगी जहाँ पर हम अर्थ को यूज करते थे, ना ही वो पॉसिबिलिटीज होंगी जहाँ ही अर्थ ने हमारे को बहुत कुछ दिया। हमें स्टॉप एंड गो की तरह चलना होगा। तो हमें दो चीज़ों को सबसे पहले समझना पड़ता है इन थ्योरीज को समझने के लिए, और वो है लॉ ऑफ मेकिंग दोज थ्योरीज। लॉ ऑफ मेकिंग थ्योरीज में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो है पेज नंबर फर्स्ट, नोमोथेटिक, और दूसरी चीज है इसमें इडियोग्राफी। नोमोथेटिक्स में हम नॉर्म्स को स्टडी करते हैं, नॉर्म्स जो थ्योरीज को बनाने में हमारी मदद करते हैं। आप देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, चाहे वो फिजिक्स की चीज हो, और विदरिंग ऑफ रॉक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री में हो या किसी भी तरीके से, बट हम उसको स्टडी करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्योग्राफी से ही लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्क्रिप्टिव इडियोग्राफी, जहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन में इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी करते हैं। आप सोचिए हमें डेवलपमेंट को किस तरीके से सोचना है, हमें अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अडॉप्ट करना है, और साथ ही साथ किस तरीके से हमें अर्थ के ऊपर इन रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रहे। क्योंकि हम लोगों ने जो रिसोर्सेज हमें अर्थ ने दिए उनको हमने बहुत जल्दी, आप सोचिए उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे। हमारी जो अर्थ है उसकी फॉर्मेशन 6.5 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी। मैं अभी आप लोगों को इसके बारे में नहीं बताऊंगा बिकॉज वो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट मैं इस चैप्टर को खत्म करने के बाद
इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट चैप्टर में आपको एक क्लास दूंगा, और स्पेशली आप लोग ध्यान रखिएगा, आप जो भी क्लासेस हमारी आएंगी उसमें हम सीयूटी के फॉर्म्स के बारे में भी आपको बताते रहेंगे, और सीयूटी में किस तरीके से आपको स्कोर करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे पास बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर्स में ऐसे रहे हैं जिनके स्कोर बहुत अच्छे नहीं आए थे, वो मेरे पास आने के बावजूद उन लोगों ने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिया, बिकॉज उन्होंने सीयूटी के अंदर बहुत मेहनत करी। और आप अनबिलीवेबल तरीके से देख करके चलिएगा कि इसमें वो बच्चे भी आते हैं जो 75 और 80% पे स्कोर ले रहे थे, बट सीयूटी के अंदर हम लोगों ने फिनोमिनल ग्रोथ करी, और वो फिनोमिनल ग्रोथ की वजह से वो कॉलेज गए, और अच्छे कॉलेज में, रामानुजन कॉलेज में गए, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में गए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ ही एफिलेटेड है, और कई नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में भी उनका एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट समझना कितना जरूरी है, जो हमारे रीजनिंग और एजर्शन बेस्ड क्वेश्चंस को क्लैरिटी देते हैं। हम लोग लॉ को जब समझना शुरू करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रोच ऑफ स्टडी। इस ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच ऑफ स्टडी में हमें दो कॉन्सेप्ट को डालना है, और वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? जो दो मेजर चीजें हैं इसमें, एक रीजनल है और दूसरी है इसके अंदर सिस्टमैटिक। अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से देख के चलें और दूसरी तरफ हम ये देख करके चलें रीजनल, तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है, बट आप इसको कितने इजीली समझ सकते हैं इसी से कंपैरिजन कीजिए। रीजन मीन्स जब हम किसी भी ज्योग्राफी के पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, सपोज कीजिए हम लोग पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है वो एक रीजन को जब हम स्टडी करते हैं, जैसे हम एशिया की बात करते हैं तो दिस इज रीजनल। एक ऐसा रीजन, हम इंडिया की बात करते हैं, हम एशिया की बात करते हैं, या हम उन एरियाज की बात करते हैं जहाँ पॉपुलेशन और स्टडी की हम जब देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं, खासकर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में। हम उन चीज़ों के अंदर सिस्टम्स को भी देखते हैं, जैसे हम एक बात करते हैं वर्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट अ रीजनल प्रॉब्लम, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम। व्हाई ग्लोबल वार्मिंग अकर्स? देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, हम कहते हैं कि ओजोन लेयर के अंदर हमारे कुछ होल्स हुए हैं, बट ये ओजोन लेयर क्या है? 11th क्लास में कई बच्चों को चीजें पता ही नहीं थी। आप देख के चलिए हमारा एक सिस्टम है, ये सिस्टम इतना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। गॉड गिफ्टेड है, हम थर्मस में पानी रखते हैं, ठीक है, और थर्मस हमारे पानी को ठंडा भी रखता है और गर्म भी रखता है, वही सेम थर्मस। आप सोचिए अर्थ ने ऐसी ही एक तरह से जो एनकेसिंग कर रखी है, वो थर्मस की तरह से, वो जो वाटर है या जो भी उसके अंदर हमारा टेम्परेचर बढ़ता घटता है, वो रेस कितनी जानी है कितनी रखनी है, ये अर्थ ने अपना बैलेंस खुद ही बना रखा है। अब इस सिस्टम को अगर हम छेड़ते हैं तो ये सिस्टम आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स कर सकता है। आप सोचो जो हमारी पॉपुलेशन है वो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण हो सकती है। वाई? अभी हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, बट आई गिव यू ग्लिम्प्स ऑफ एग्जांपल। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम ज्योग्राफी में देख के चलें कि हमारी 1650 तक पॉपुलेशन कितनी थी, दैट वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आज के कंपैरिजन में, जो हम कह सकते हैं कि शायद 10 मिलियन हो, ठीक है, 5 मिलियन भी हो सकती है, 10 मिलियन भी। उसके बाद ये पॉपुलेशन और बढ़नी शुरू हुई और 1850 तक आते हैं तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई, और 1850 ऑनवर्ड्स ये पॉपुलेशन एकदम बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आप सोचिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? एक सिस्टम है, इंडस्ट्रीज ने ग्रो करना शुरू करा, और उन एरियाज में स्पेशली जहां जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रिसोर्सेज मौजूद थे। आप सोचिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उन एरियाज में पहले हुआ जहां यूरोप था, लेकिन यूरोप जो है वहां से ज्यादा इसका इम्पैक्ट हमें एशिया में दिखना शुरू हुआ। और ये इम्पैक्ट आप सोचिए अगर पॉपुलेशन की बात करें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है स्पेशली इंडिया और चाइना में। और ये एरियाज कौन से हैं? एशिया के एरियाज हैं। यहाँ पर वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन बहुत जबरदस्त तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और साथ ही साथ सिस्टम। आप सोचिए इंडिया को एक प्रॉब्लम से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा, जो सिस्टम में हमें बेंगलोर में दिख रहा है। बेंगलुरु के अंदर ये प्रॉब्लम इतनी जबरदस्त बढ़ गई कि वहां पर वाटर का क्राइसिस आ गया। और खाली बेंगलुरु नहीं है, ये प्रॉब्लम दिल्ली में भी आ सकती है, ये प्रॉब्लम मुंबई में भी आ सकती है। तो हमें इस सिस्टम को समझने के लिए इसको रेक्टिफाई कैसे करें, उन चीज़ों को समझना है। सोचो हम लोग जब नेचर से शुरू करते हैं तो नेचर हमारे को इंस्पिरेबल एलिमेंट के तौर पे देती है। हम जो क्लोथ्स पहने हैं ये भी हमें ज्योग्राफी से मिले, जो हम लोग खाना खाते हैं वो भी हमें ज्योग्राफी से मिला है। आप सोचिए विद द हेल्प ऑफ ज्योग्राफी हम लोग फार्मिंग करते हैं, एंड ओनली ज्योग्राफी कैन मेक यू अ हंटर टू गैदरर, और हंटर टू गैदरर के बाद गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर।
अब सोचिए ये सब प्रोसेसेस हमने देखे हैं और आज की डेट में अब ये प्रॉब्लम आ चुकी है कि हम लोग उस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि फूड प्रोड्यूसर लैंड है। आप सोचिए आपकी बॉडी अगर लगातार भगाया जाएगा, आपको एग्जॉस्ट किया जाएगा तो आप क्या करोगे? आप एकदम से एग्जॉस्ट होकर गिर पड़ोगे। लैंड के साथ भी यही हो रहा है। वो इनफर्टिलिटी है, हम फेलोलैंड तो छोड़ ही नहीं रहे हैं और उस फेलोलैंड को परमानेंट फेलोलैंड में कन्वर्ट करके फेलोलैंड को होती है जिसको हम लोग फार्मिंग के लिए अनसुटेबल बना देते हैं। वो परमानेंट फेलोलैंड में कन्वर्ट होने के बाद अब आप देखिए जैसे गुड़गांव है, नोएडा है, या दूसरे और भी डेवलपमेंट एरिया, खाली हमारे यहाँ नहीं है, जर्मनी में भी हुआ। वहाँ पर कई एलिसन लॉरेंस जैसे जो वैलीज एरिया थे जहाँ पर बड़े बड़े स्टील प्लांट से, रूर वैली जिसको हम बोलते हैं, जो वहाँ का हमारे जैसे छोटा नागपुर प्लेटी उनके वहाँ पर वो वैली थी और वहाँ पर उन लोगों ने इतनी ग्रोथ करी कि अल्टीमेटली उन लोगों को आज वहाँ पर रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो चुकी है। और जब रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाएगी तो उनको आपको डेवलप दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। नेचर आपको बताएगी आपको किस फेज में जाना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे आप लोग इजीली समझ पाओगे। लेकिन उससे पहले पेज नंबर 2 के ऊपर आपकी कुछ डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस को सीयूटी मटेरियल के लिए बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा। देखो बेटे, एवरी डेफिनेशन प्रोवाइड यू अ क्लू, every answer question provides you a clue, just you have to identify the clue, just you have to identify the point, वो कौन सा आंसर है जो आपको चूज करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी को हम डेफिनेशन में देते हैं रेड्जल की, a human geography is a synthetic study of relationship between human societies and earth surface। ह्यूमन सोसाइटी को किस तरीके से अर्थ सर्फेस से जोड़ा जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? आप सोचिए ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन सोसाइटी का अर्थ सर्फेस नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिंथेटिक। इसके नीचे देखिए, ज्योग्राफी में जब भी डेफिनेशन लिखी जाती है तो उस डेफिनेशन को अब आपको डिफरेंट वे में फिल इन द ब्लैंक्स में या चॉइसेस वाले क्वेश्चन में दिया जाएगा। सिंथेटिक वर्ड से बना सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज को आपस में जोड़ना। ह्यूमन ज्योग्राफी सोसाइटीज और अर्थ सर्फेस के साथ जुड़ी हुई है और ये सिंथेसिस जो है इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप सोचिए रेड्जल की डेफिनेशन सिंथेसिस, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ना है और ये जब भी आएगा आपके सामने दोनों पॉइंट्स होंगे, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि इन चीजों को आपस में कैसे कोरिलेट करना है। सोचो रीजनिंग असर्शन में मैंने आपको बार बार पहले भी बताई है, रीजनिंग मीन्स अ लॉजिक, यू आर गिविंग अ लॉजिक फॉर व्हाट, फॉर दैट आंसर ऑन विच यू आर असर्टिव, जिस पे आप डिटरमिन्ड है उस आंसर को देने के लिए ये आंसर क्या है। बट पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, ना तो रीजनिंग ना ही लॉजिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट टू एलिमिनेट। आप रीजनिंग यूज करके गलत आंसर को बाहर निकालें। अब देखिए सेकंड आंसर जो है, सेकंड डेफिनेशन एलएनसी सैंपल ने जो दी थी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड स्टेबल अर्थ। आप सोचिए अर्थ बेसिकली क्या है। अर्थ हमारी और हमारे ह्यूमन बींग्स के स्ट्रगल के थ्रू चल रही है, क्योंकि अर्थ कंट्रोल नहीं होगी। अनचेंजिंग और अनरेस्टिंग एक तरीके से चीज हो रही है। अर्थ अनस्टेबल है, कभी भी स्टेबल नहीं हुई, और हम लोग अनरेस्टिंग है, हम लोग भी कभी रेस्ट नहीं करते। हमने नेचर को किस तरीके से चेंज किया ये हमें पता है, उसका फायदा है नुकसान वो भी हमें पता है, बट वी डोंट वांट टू रेक्टिफाई दैट। और अगर इस चीज को नहीं समझा तो आप समझ के चलिए हम लोग डायनामिज्म में हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिज्म? डायनामिज्म मीन द वास्ट थिंग। इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलन सैंपल की जो है उसमें डायनामिज्म है। डायनामिज्म मींस वास्ट। लिखिए इसके आगे, डायनामिज्म इज इक्वल टू वास्ट, वास्ट। और इस रिलेशनशिप में सैंपल की डेफिनेशन को जब हम देखते हैं तो ये वो चीज है जो बियॉन्ड योर कंट्रोल है। डायनामिक विच इज डायनामिक इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट थिंग। यही बात खत्म हो जाती है। अर्थ क्या है? अनरेस्टिंग है, सॉरी अनस्टेबल है, और हम लोग क्या है? हम लोग अनरेस्टिंग है। इनके बीच की स्ट्रगल है। आप सोचिए हम उन जगहों पे पहुंच गए जहां पर जाना ह्यूमन बींग्स के लिए पॉसिबल नहीं था। और आप सोचिए उस दिन क्या होगा जिस दिन माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो चुका है, और जब टेम्परेचर और बढ़ेगा तो कितना नुकसान पहुंचाएगा। हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। अभी मैंने आपको पॉलिसी बताई थी ना जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट न्यू व्हाट डिटरमिनिज्म। अभी हम उस कॉन्सेप्ट को बाद में लेंगे। थर्ड थिंग इज इसमें पॉल बटन की क्रिएशन एक डेफिनेशन दी, कंसेप्शन। कंसेप्शन क्या है? अ रिजल्ट फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉ। देखो ज्योग्राफी को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लॉज को समझिए। लॉज आपको नेचर देगी, आप लॉज नहीं बनाएंगे। लॉज अर्थ की, अर्थ क्यों एग्जिस्टेंस में है आपको एक सिंपल सा तरीका समझाता हूँ। नेबुला हाइपोथेसिस। नेबुला हाइपोथेसिस, हम लोग एक धुआं थे, उस धुएं को जब वो सन से बाहर निकले, वो सारे जिसको हम क्लाउड्स की तरह देखते हैं, और धीरे धीरे वो कंडेंस होने शुरू हुए। उसके अंदर जो है हाइड्रोजन गैस भी थी,
उसके अंदर हीलियम गैस भी थी। हम लोग कौन से प्लैनेट्स हैं? हम जुवियन नहीं है, हम लोग हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिसमें से हाइड्रोजन हीलियम बाहर चली गई। छोटे प्लैनेट्स की ग्रेविटी कम होती है, ग्रेविटी कम होने की वजह से ये छोटे प्लैनेट्स जो हैं उनमें से हाइड्रोजन हीलियम बाहर चली गई और नाइट्रोजन ऑक्सीजन विजिबल होनी शुरू हुई। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन विजिबल हुई 78 पॉइंट समथिंग परसेंट नाइट्रोजन एंड 21 पॉइंट समथिंग परसेंट ऑक्सीजन, तो ऑटोमेटिकली यहाँ लाइट दिखनी शुरू हुई, ग्रीन और ब्लू दोनों का मिक्सर दिखना शुरू हुआ। आपको अर्थ को समझना पड़ेगा, जो लिविंग बीइंग यहाँ रहते हैं उस रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, दैट इज रिस्पेक्ट द नेचर, दिस इज कंसेप्शन। कंसेप्शन क्या होता है? यू रिस्पेक्ट योर मदर, लैंड इज योर मदर, ज्योग्राफी इट इज योर मदर, यू रिस्पेक्ट योर मदर, वो आपको बहुत कुछ देगी। आप अपने घर में अपनी मदर की डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आपको भगवान भी कुछ नहीं देता। एग्जैक्टली इन अ वेरी सिमिलर मैनर हमने इन चीजों को समझा और हमें अर्थ से बहुत कुछ मिलना शुरू हुआ। जब मिलना बंद हो जाता है तो हम लोग ऑटोमेटिकली, और किस स्टेज में मिलना बंद होता है? जब नेचर ह्यूमनाइजेशन होती है। नेचर स्टार्ट हुई थी कौन से कॉन्सेप्ट से? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आप देखिए कई लोग आज भी सूर्य को जल नमस्कार करते हैं या कई तरीके से हम लोग अपनी नेचर की कुछ चीजों की पूजा करते हैं। वाई? हमारे यहाँ पर मैंग्रोव ट्रीज हैं, हम उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड तौर पे, पीपल ट्री है, बानियन ट्री, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, नीम है, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए पीपल एक ऐसा ट्री है जिसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इट रिलीज मैक्सिमम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम ये इनहेल करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ट्री दे रहा है। और उसके बाद रिस्पेक्टिंग द नेचर, अ न्यू कंसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप, दिस इज न्यू रिलेशनशिप वी हैव टू क्रिएट। इसको बोलेंगे न्यू डिटर्मिनिज्म। देखो मैं आपको एग्जांपल फटाफट 3-4 मिनट्स में एक चीज क्लियर करता हूँ, उसके नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा कवर अप करेंगे। दिस इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हम नेचर में रहते थे, मदर नेचर से बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट करते थे, खाना मिलता था, कपड़े मिलते थे, प्रोडक्शन होती थी फूड की, सब कुछ किया। नेचर की रिस्पेक्ट करने से हमारे को बहुत ज्यादा फायदे होने शुरू हुए और फिर इस नेचर को रिस्पेक्ट करने के लिए हमें एनवायरनमेंट को जीतना था। एनवायरनमेंट से जीत नहीं सकते आप, एनवायरनमेंट को अपने यूजेबल बना सकते हैं। दिस वाज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जहां हमने एनवायरनमेंट को डिटर्मिन होकर के सर्दी गर्मी हर चीज को बर्दाश्त करा और उसके बाद हमने इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें क्रिएट करनी शुरू करी जिनको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटीज। ये पॉसिबिलिटीज कौन से फेजेस में, मैं लास्ट जब नेक्स्ट क्लास लूंगा इसकी तो आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर किस तरीके से कौन कौन से फेजेस हिस्ट्री से हम निकले हैं, जहां पर हमने, देखिए डिटर्मिनिज्म एक ऐसी कॉन्सेप्ट था जहां पर हमने नेचर से लड़ाई लड़ी लेकिन नेचर की रिस्पेक्ट करते हुए नेचर को फाइट किया, नेचर की एट्रोसिटीज को बर्दाश्त किया और उसके बाद हम पॉसिबिलिटीज में जाना शुरू हुए। पॉसिबिलिटीज में हमारे पास नई नई चीजें आनी शुरू हुई और इस पॉसिबिलिटीज में जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ आए, उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को सेंस किया, रिसोर्सेज को उन लोगों ने सर्वे किया, जॉन बकमैन जैसे लोग थे और उन्होंने अफ्रीका में भी यही काम किया, कई कंट्रीज में चीजें चलती रही और पॉसिबिलिटीज क्रिएट होनी शुरू हुई। पॉसिबिलिज्म आपकी तभी आती है जब आप डिटरमिन्ड होते हो और इस पॉसिबिलिज्म से आपके आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने शुरू होती हैं और इन अपॉर्चुनिटीज को जब हम देखते हैं तो उसके बाद हम लोग यूज करते हैं नेचर को। देखिए ये बड़ी सिंपल सी बात थी, ग्रीन लाइट थी, रेड लाइट थी। पहले आपके पास रेड लाइट थी, आपने रेड लाइट पे वेट किया, चीजें सीखी, समझा, फिजिक्स लॉ ऑफ नेचर, केमिस्ट्री लॉ ऑफ नेचर, विदिन ऑफ रॉक्स, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस। देन वी कम टू द नेक्स्ट थिंग इज ग्रीन। ग्रीन लाइट में हम लोगों ने गाड़ी बहुत तेज चलाई, हम लोगों ने अर्थ को नुकसान पहुंचाना शुरू किया और अब हमें एक नई स्टेज में जाना पड़ेगा, दैट इज न्यू डिटर्मिनिज्म, एम्बर लाइट। एम्बर लाइट क्या होगी? जिसको हम येलो लाइट देखते हैं हमारे यहाँ पर, जो ऑरेंज लाइट की तरह काम करती है ट्रैफिक में। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, अर्थ के रूल्स एंड रेगुलेशन, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, क्योंकि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर ने अर्थ को नुकसान पहुंचाया है। तो यू हैव टू वेट एंड वॉच, स्टॉप एंड गो। और आप जब इस तरह की डिटर्मिनिज्म को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दिस। और इसमें हम लोग एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म से नई स्टेज में जाएंगे, न्यू डिटर्मिनिज्म। दिस इज नॉट न्यू, दिस इज न्यू एंड यू। और ये चीजें जो है हमें कॉन्सेप्ट में डालेंगे। अब यही चीज मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को प्लीज समझिएगा। ट्राई टू वॉच दिस वीडियो एज मेनी एज मच टाइम, आपको फायदा होगा। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों को हेल्प करने के लिए मुझे। और हम लोग आपको बार बार यही कह रहे हैं कि जैसे पेपर्स में आपके साथ रहे हैं वैसे ही पूरा साल आप लोगों को इतने वीडियोस दे देंगे कि आपको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं हो। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हब ऑफ ह्यूमैनिटीज बाय मनीष सर एट 9811373532 और वर्चुअली ऑनलाइन और ऑफलाइन हम लोग आपके साथ हमेशा रहते हैं। आप हमें कभी भी किसी तरह के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स और प्रॉब्लम्स के लिए
डिस्कशन के लिए फोन कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।